गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अर्बन सेटलमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ गए हैं। कौन सा है यह? तो एक थ्योरी है क्रिस्टोलर का केंद्र स्थल सिद्धांत। यानी इसमें क्या बताएंगे ये कि जो शहर है वह केंद्र होगा और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसका आकर्षण कम होते जाएगा और यह एक अधिकतम दूरी जहाँ तक चलाएगा उसका शहर का आकर्षण खत्म, यानी यह इसका रेडियस हो जाएगा और उसका फिर से एक दूसरा शहर होगा जहाँ से उसका आकर्षण शुरू हो जाएगा। इस तरह यहाँ दूसरा शहर बनेगा, इधर तीसरा, चौथा और प्रत्येक शहर कैसा हो जाएगा इनके हिसाब से तो वो षटकोणीय होगा, वृत्ताकार नहीं होगा। कुल मिलाकर यही है, यही इनके जो क्रिस्टोलर का केंद्र स्थल थ्योरी है इसमें यही पढ़ना रहता है। तो देखिए, सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्टर क्रिस्टोलर ने दक्षिण जर्मनी के अधिवासों का अध्ययन कर 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्रिस्टोलर के सिद्धांत को निश्चयवादी माना गया है, यानी कि एकदम फिक्स है। इस सिद्धांत में मात्रात्मक उपागम तथा तंत्र विश्लेषण की संकल्पना सन्निहित है, यानी उसके अंदर ही निहित है। केंद्र स्थल वह भाग है जहाँ जनसंख्या का समूह यानी गुच्छा होता है, केंद्र रहता है, बहुत अधिक संख्या में आबादी रहेगा। यहाँ पर दुकानों एवं व्यापार एवं सेवाओं का संग्रह होगा। केंद्र स्थल का मूल कार्य अपने चारों ओर के क्षेत्र को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना होता है। और क्रिस्टल के सिद्धांत है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। जैसे प्रदेश कैसा होगा, तो प्रदेश एक रूप होना चाहिए जो ऊंचावच यानी हाइट, संसाधन यानी रिसोर्स, क्लाइमेट यानी जलवायु एवं भौतिक दशा में समान हो, एकदम बराबर हो, या कोरा कागज जैसा हो। दूसरा, जनसंख्या का वितरण कैसा होगा, समान होगा, उनकी क्रय शक्ति भी समान मानी जाएगी तथा सभी लोग केवल आर्थिक दृष्टिकोण से निर्णय लेंगे, यानी कि उनका जो मानव है वह आर्थिक मानव है, नैतिक मानव न है, सामाजिक मानव न है, लेकिन मनुष्य क्या है तो यह तो विवेकी निर्णय करता है मनुष्य। तीसरा, क्रेता वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए न्यूनतम दूरी तय करना चाहेगा खरीदने वाला। केंद्र स्थल एक दूसरे से क्या होंगे तो अधिकतम दूरी पर होते हैं जिससे उनको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। और आगे देखिए, किसी स्थान की केंद्रीयता उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के वितरण, सेवा के विस्तार, सेवा की महत्ता, सेवा की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब वस्तुओं की परास यानी रेडियस की बात, वह अधिकतम दूरी जहाँ तक क्रेता विक्रेता के पास जाएगा। अगर उससे अधिक दूरी हो जाएगा तो वह क्रेता उस विक्रेता के पास न जाकर किसी और विक्रेता की वह तलाश कर लेगा। आगे देखिए, और वस्तुओं की देहरी, यह क्या चीज़ है? प्रत्येक सेवा को किसी केंद्र स्थल पर चालू रखने के लिए उसके उपभोक्ता की एक न्यूनतम संख्या आवश्यक होती है जिसे वस्तुओं की देहरी कहते हैं। केंद्र स्थल के चारों ओर षटकोणीय आकार का विकास समझ के कैसे होगा? किसी स्थान पर यदि कई विक्रेता उपस्थित हों तो वे वस्तुओं की देहरी को ध्यान में रखकर एक दूसरे से त्रिकोणीय प्रतिरूप में व्यवस्थित रहते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक विक्रेता 6 अन्य विक्रेताओं से बराबर दूरी पर होगा। यदि वस्तुओं के परास की त्रिज्या मान लें रेडियस, तो एक विक्रेता एक अधिकतम बाजार या सेवा क्षेत्र कैसा हो लेगा, तब वृत्ताकार हो जाएगा। लेकिन जब वृत्ताकार होता है, देखिए वृत्त का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि एक वृत्त यह है, एक वृत्त यह है, एक वृत्त, अगर 3 वृत्त हो गया तो बीच का तो इलाका खाली रह गया। इसलिए इन्होंने कैसा बताना है, ये बनाएंगे वह इलाका वृत्ताकार नहीं होगा, वह षटकोणीय हो जाएगा। और षटकोणीय हो जाएगा, देखिए कोई इलाका, कोई गैप नहीं छूटेगा। जब कोई गैप नहीं छूटेगा यानी कि कोई कंज्यूमर नहीं छूटा। इस स्थिति में कई वृत्तों के प्रारूप का विकास होने से कुछ जगह एक वृत्त की सीमा दोनों वृत्तों के क्षेत्र में अतिक्रमण करेंगी, अन्यथा कुछ क्षेत्र सेवा प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। इस कारण क्रिस्टोलर के अनुसार सेवा क्षेत्रों का स्वरूप वृत्ताकार न होकर षटकोणीय हो जाएगा। षटकोण ही ज्यामितीय आकृतियों में वृत्त के सबसे करीब हैं तथा इसमें न तो एक क्षेत्र दूसरे का अतिक्रमण करता है न ही कोई स्थान खाली रह जाता है। षटकोण का है खासियत, यानी इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें दोहराव नहीं होगा। केंद्रीय स्थानों का पदानुक्रम यानी रैंकिंग बताएंगे। देखिए यहाँ पर केंद्र स्थल किसी दूर के क्षेत्र की सेवा कर सकता है
यह केंद्र कार्यों में पाई जाने वाली सेवाओं एवं कार्यों की संख्या तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। जो केंद्र स्थल कार्यों की अधिक संख्या रखता है उसका पद क्या होगा, ऊंचा होगा, उसे पदक्रम केंद्र कहेंगे, यानी वह न्यूक्लियर हो गया। यदि केंद्र स्थल पर कार्यों की संख्या कम है अर्थात कम वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदान करने वाले केंद्र स्थल निम्न पदक्रम केंद्र कहलाते हैं। जो केंद्र स्थल उच्चतम क्रम में होगा वह अपने से नीचे के सभी क्रम के केंद्र स्थलों में उन्हें उच्च पाई जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता रखता है। क्रिस्टोलर ने अपने केंद्र स्थलों के पदानुक्रम की एक माला प्रस्तुत की थी। उन्होंने क्या बना दिया, एक माला बना दिया। इस पदानुक्रम माला का अभिगृत यह है कि किसी प्रदेश में बस्तियों एवं पदानुक्रम का अस्थायी संबंध होगा जिसे प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि केंद्र स्थल पदानुक्रम के समस्त सोपानों में भिन्न भिन्न आकार की बस्तियों के पारस्परिक संबंधों में ये के मूल्य समान रूप से लागू होंगे। इनका सिंबल क्या है, तो के सिंबल है। के मूल्य के अनुसार क्या होगा, बस्तियों का सोपान 3 प्रकार के वर्गों में विभाजित होगा। यानी सबसे नीचे क्या रखेंगे, गांव, गांव से ऊपर बस्ती यानी कस्बा, कस्बा से ऊपर नगर, यही बात है। देख लीजिए, निम्न स्तर गांव का होगा जो कस्बों पर निर्भर करेगा, मध्यम स्तर केंद्रीय कस्बों का होगा और उच्च स्तर केंद्रीय नगरों का होता है। उन पर आश्रित कस्बों को सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे देखिए, और बाजार सिद्धांत, इनके बाजार सिद्धांत में क्या है कि यानी बाजार में बराबर 3 होगा, मतलब इनमें प्रत्येक निम्न बिंदु 3 बड़े केंद्रों से घिरा होता है। यानी कि मान लेते हैं कि यह एक कस्बा है तो वह क्या होगा, यह 3 गांवों से घिरा हुआ है। इसी तरह यह एक मेगा सिटी है तो क्या होगा, यह भी 3 कस्बा से घिरा होगा। यानी एक मेगा सिटी, उस पर 3 कस्बे, और एक कस्बे पर 3 गांव, तो 3 यानी एक मेगा सिटी पर कितने गांव, तो 9 गांव हो जाएंगे। तो प्रत्येक बड़े केंद्र के समीपस्थ 6 निम्न स्तर के केंद्र होंगे। देखिए यहाँ पर 6 × 1/3 बराबर 2 + 1 बराबर 3, यही इनका थ्योरी सिद्धांत है। अर्थात के बराबर 3 यही बाजार सिद्धांत कहलाता है। इसमें केंद्रीय स्थानों का क्रम ऐसे होगा, यहाँ देख लीजिए इनका सिद्धांत 1, 3, 9, 27, 81, यानी 1Q नहीं होगा, इसको 1Q छोड़ दीजिए। उसके आगे देखिए 3, फिर 3 का Q तो यानी 3 स्क्वायर, हाँ 1, उसका 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का Q तो 27, अब फिर 3 का Q पर 3 का पावर 4 तो 81 हो जाएगा। यानी सब 3 के ही रेशियो में चलता है। और यातायात सिद्धांत यानी के बराबर 4 होगा यातायात के लिए, यानी जहाँ परिवहन जालों की लागत महत्वपूर्ण होती है वहाँ उच्च स्तर के केंद्र से निम्न स्तर के केंद्रों का परिवहन मार्गों द्वारा सीधा संपर्क हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा, के बराबर 4। यह क्या है, यह सिद्धांत कहीं देख लीजिए, अगर इस तरह का कहीं पिक्चर मिल जाए तो समझ जाइए यह के बराबर 4 है, यानी कि यह क्रिस्टोलर का यातायात सिद्धांत का प्रतिरूप है। इस प्रकार की व्यवस्था में मुख्य केंद्र के चारों ओर निम्न केंद्र सीमा रेखा के किनारे मुख्य केंद्रों के मध्य में सीधे जुड़ने वाले मुख्य यातायात मार्गों पर ठीक मध्य में स्थित होंगे। यहाँ उच्च स्तर पर केंद्र का क्षेत्र व इसे नीचे के स्तर के 3 केंद्रों यानी 6 घिरे हुए केंद्रों का 1/2 से घिरा होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, उसमें क्या था, उसमें 1/3 था क्रिस्टोलर का केंद्र बाजार सिद्धांत में, और क्रिस्टोलर का अगर यातायात सिद्धांत है तो वह बाजार वाला क्या चलता था, 1, 3, 9, 27, 81 के रूप में बढ़ेगा। वहीं क्रिस्टोलर का अगर यातायात प्रतिरूप है यह कैसे बढ़ेगा, यह के बराबर 4 और इसमें केंद्रों की संख्या 1 तो यह मेगा सिटी, उसके बाद में 4 के गुणज होगा, यानी 4, 16, 24, 256, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रशासनिक सिद्धांत, तो क्रिस्टोलर के अनुसार जिन क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण आवश्यक हो वहां सुरक्षा व राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए के बराबर 7 वाले प्रशासनिक सिद्धांत पर केंद्रों की स्थिति निर्भर करती है। याद समझिए, नगर कैसे होगा, के बराबर 3, यातायात सिद्धांत के बराबर 4 और प्रशासनिक सिद्धांत होगा इनका तो के बराबर 7 उसका वैल्यू होगा। इसमें एक केंद्र अपने क्षेत्र की जनसंख्या के अलावा 6 अन्य समीपवर्ती स्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण करते हैं।
इस प्रकार बड़े स्तर के केंद्र स्थल द्वारा सेवित केंद्रों की संख्या 6+1 यानी कि एक तो उसका स्वयं का होगा और 6 एक्स्ट्रा यानी 7 हो जाती है। और यह कैसे चलेगा, ये 7 के गुणज होगा यानी कि 1 7 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब 7 पर पावर 4 के रूप में होता है। हालांकि तीनों सिद्धांत अलग अलग विशेषताओं वाले हैं, परंतु इनमें बाजार सिद्धांत सबसे प्रमुख है, यानी कि बाजार सिद्धांत बराबर के बराबर 3। आगे देखिए, क्रिस्टोलर के सिद्धांत है तो इसका आलोचना भी तो होगा। यह सिद्धांत आदर्श दशाओं पर आधारित है जो वास्तविकता में देखने में नहीं मिलती। क्रिस्टोलर ने बस्तियों के पदानुक्रम को सबसे ऊंचे स्तर से आरंभ किया है, जबकि महानगर पहले छोटी बस्तियां ही होती हैं। ऐसा थोड़े है कि महानगर रातों रात बन जाती हैं और समय के साथ विकसित होते हैं। क्रिस्टोलर की के व्यवस्था का मुख्य दोष यह है कि यह वस्तुओं की मांग में भिन्नता या अंतर को अधिक परिवर्धित नहीं कर देता है। वो तो बताते हैं कि सब व्यक्ति समान है, क्रय शक्ति समान है, भौगोलिक स्थिति समान है, आर्थिक स्थिति समान है, दूरी समान है, सब कुछ समान है। यह आवश्यक नहीं कि सभी उच्च स्तर के केंद्र सभी निम्न स्तर के केंद्रों के कार्य करते ही हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी केंद्रों का क्रम एक समान हो। जनसंख्या का समान वितरण भी एक आदर्श स्थिति में संभव नहीं है। अब आगे देखिए, ऑगस्ट लॉस का बाजार केंद्र सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया, लॉस ने अपने केंद्र स्थल संबंधी विचार अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक ऑफ द लोकेशन लिखने वाले कौन, द ऑगस्ट लॉस में प्रकट किए। लॉस ने क्रिस्टोलर के सिद्धांत की षटकोणीय व्यवस्था से सहमति प्रकट की तथा त्रिभुजाकार व्यवस्था को भी स्वीकार किया, परंतु क्रिस्टोलर के सिद्धांत को वास्तविकता की तुलना में अधिक दृढ़ मानकर इसमें आवश्यक संशोधन भी प्रस्तावित किए। तो इन्होंने क्या किया, लॉस महोदय ने क्रिस्टोलर के सिद्धांत में कुछ संशोधन किए। जैसे लॉस ने के मूल्यों को परिवर्तनशील माना है। क्यों, लॉस उनकी व्यवस्था क्रिस्टोलर की तुलना में अधिक लचीली और वास्तविकता के अधिक निकट है। लॉस ने बताया कि षटकोणों की आकृति को परिवर्तित करने पर के बराबर 9 होगा, फिर 12 13 16 19 21 27 यानी इस तरह से भिन्नता आ सकती है। यानी मतलब 9 से पहले 12 होगा, फिर 13 होगा, 16 19 21 27 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। लॉस के अनुसार षटकोणीय आकृति में कई अभिस्थान स्थापन करने से जो प्रारूप उभरता है वह वास्तविकता के अधिक निकट है। यह भी बताया कि यह आवश्यक नहीं कि सभी उच्च स्तर के केंद्र निम्न स्तर के केंद्रों का काम करते ही हों। जितनी संख्या में केंद्र द्वारा वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसी के अनुसार बाजारी क्षेत्र का आकार भिन्नता लिए होता है। महानगर को केंद्र मानकर अगर षटकोणीय जालों को इस प्रकार प्रत्यारोपित किया जाए कि उत्पादन केंद्र जितना संभव हो उतना एक रेखीय समूह में आ जाए, जो कि यातायात सिद्धांत की मूल विचारधारा के अनुकूल हो, तो षटकोणीय क्षेत्र 6 भागों में बट जाएंगे। इससे उत्पादक केंद्रों के मध्य की दूरी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तथा माल का प्रवाह बढ़ जाएगा। जब कई केंद्र एक दूसरे से मिलन की दशा में आ जाएंगे तो इससे अधिकतम खरीद स्थानीय स्तर पर होने लगेगी। इस व्यवस्था में न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत पाया जाता है, जो मानव प्रवृत्ति के अनुकूल है कि वह कुछ पाने के लिए कम से कम मेहनत करना पसंद करता है। लॉस के भूदृश्य की विशेषता, इसमें उन्होंने प्रत्येक खंड स्पष्ट और बराबर 2 भागों में पुनः बांटा। इसमें एक खंड में अधिक विकसित व तीव्रता विशिष्टीकरण के केंद्र रखे होंगे, यानी कि शहर में 2 इलाका, एक पॉश इलाका और एक झुग्गी झोपड़ी वाला बना दिए। दूसरे खंड में ऐसे केंद्रों की संख्या काफ़ी कम है। इन्हें लॉस ने क्रमशः नगर के धनी खंड तथा नगर के निर्धन खंड का नाम दिया है। क्रिस्टोलर और लॉस के विचारों की तुलना कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, क्रिस्टोलर का अध्ययन का प्रदेश दक्षिण पश्चिमी जर्मनी था, जबकि लॉस का अध्ययन क्षेत्र कहाँ था, तो यूएसए का आयोवा प्रांत यानी अमेरिका के थे लॉस महोदय। क्रिस्टोलर ने बस्तियों के पदानुक्रम को सबसे ऊंचे स्तर के नगर से आरंभ किया, यानी कि क्रिस्टोलर का क्या था, टॉप टू बॉटम अप्रोच, जबकि लॉस ने ग्रामीण स्तर की बस्तियों से क्रम को ऊपर उठाया, यानी कि बॉटम टू टॉप है। क्रिस्टोलर का सिद्धांत तृतीय कार्यों व सेवाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि लॉस का मॉडल बाजार पर आधारित निर्माण उद्योगों के स्थानिक वितरण को समझने में सहायक है।
क्रिस्टोलर के अनुसार सभी उच्च स्तर के केंद्र निम्न स्तर के कार्य भी करते हैं। किनके अनुसार? तो क्रिस्टोलर के अनुसार, जबकि लॉस के अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है। क्रिस्टोलर के अनुसार एक बार के मूल्य जब स्थापित हो जाते हैं तो फिर संपूर्ण पदानुक्रम में अस्थायी रहते हैं, लेकिन लॉस ने के मूल्यों को परिवर्तित माना है। क्रिस्टोलर की व्याख्या व्यवस्था विरल जनसंख्या के प्रदेशों के नगरों के प्रतिरूप को समझने में तो सहायक है, यानी कि यह धनी इलाका का है, विकसित इलाका है, जबकि लॉस की व्यवस्था सघन आबादी वाले बस्तियों के क्षेत्र में आर्थिक परिवर्तन को समझने में सहायक है। क्रिस्टोलर का मॉडल सरल है, वह सैद्धांतिक है, जबकि लॉस का मॉडल जटिल किंतु वास्तविकता के अधिक निकट है। किनका? तो लॉस महोदय का। आगे देखिए, नगर की आंतरिक संरचना भूमि उपयोग सिद्धांत। क्या होगा? तो नगर की सीमा के भीतर भूमि का उपयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। शहर है तो उसमें बहुत तरह के कार्य होंगे। उल्लेखनीय है कि जिस कार्य को संपन्न करने के लिए नगर की उत्पत्ति होती है वह नगर के केंद्रीय भाग में स्थापित होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि नगर विस्तार के साथ उसके विभिन्न भागों में विशिष्ट कार्यों का संकेंद्रण होने लगता है। परिणाम स्वरूप नगर के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों का विकास होता है। नगर में व्यापार, उद्योग, आवास, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन आदि कार्यों के लिए पृथक पृथक प्रखंड बनते हैं, जबकि हालांकि बहुत से भागों में एक से अधिक कार्य साथ साथ संपन्न होते हैं। नगर के आंतरिक भूमि उपयोग या कार्यात्मक संरचना को सामान्य रूप से एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से यह पाया जाता है कि एक नगर के किस भाग में किस प्रकार का कार्य किया जाता है, उसके लिए किस प्रकार भूमि का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी ज्ञात किया जाता है कि किसी विशेष कार्य का संकेंद्रण किसी विशेष क्षेत्र में क्यों हुआ है और जगह क्यों नहीं, इस संदर्भ में यानी अलग क्यों नहीं। इस संदर्भ में कुछ सैद्धांतिक मॉडल व सिद्धांतों का भी निर्माण किया गया है। नगरों की आंतरिक संरचना हेतु नगर के प्रखंडों का सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार संपन्न ही हो रही क्रियाओं तथा उस क्षेत्र के एकाधिकार का सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें यह पाया जाता है कि केंद्रीय भूमि का मूल्य अधिक होने के कारण अधिक स्थान ग्रहण करने वाले कार्य जैसे कारखानों, थोक व्यापार आदि के लिए उपयुक्त नहीं होते। इसलिए प्रायः ऐसे कार्य नगरों के बाहरी भागों में स्थापित होते हैं जहां सस्ती और विस्तृत भूमि की उपलब्धता आसानी से होती है। यही कारण है कि बड़े नगरों में आवासीय क्षेत्र केंद्रीय भाग के चारों ओर तथा नगर के बाहरी भागों में व या उपनगरों के रूप में विकसित नगरों में विकसित होते हैं। यानी क्या समझे कि ऐसे कार्य बाहरी भागों में होंगे। कौन? जैसे यहाँ देखिए, जैसे कि कारखाने, थोक व्यापार। यही कारण है कि जो केंद्र होगा, शहर होता है, उसके बीच में शहर का पोष इलाका होता है, विकसित इलाका, जहाँ पर टर्सरी सेक्टर काम होंगे। लेकिन जो विनिर्माण कार्य होगा, थोक व्यापार, वह केंद्र शहर के बाहरी क्षेत्र में होता है, उसके आउटर में होता है। नगर की आंतरिक कार्यात्मक संरचना या भूमि उपयोग के विकास से संबंध तीन प्रमुख सिद्धांत या मॉडल, जैसे पहला केंद्रीय वलय सिद्धांत। मतलब क्या? इस सिद्धांत का प्रतिपादन E.W. बर्गेस ने किया था। नाम की याद कीजिए, केंद्रीय वलय सिद्धांत E.W. बर्गेस नामक समाजशास्त्री ने किया, जिसमें नगरों के भूमि उपयोग का स्थानिक संगठन तथा समय के साथ उसमें हुए परिवर्तनों पर विचार किया गया है। इन्होंने क्या किया कि समय के साथ जो स्थानीय संगठन है तथा उस समाज में जो परिवर्तन हुआ उसको इन्होंने उस पर विचार किया। कौन? तो E.W. बर्गेस ने केंद्रीय वलय सिद्धांत में। दूसरा है खंडीय सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1939 में होमर होयट, याद कीजिए, होमर होयट नामक अर्थशास्त्री ने किया। इसने एक वैकल्पिक मॉडल का सुझाव दिया ताकि संकेंद्रीय पेटी मॉडल की कमियों को दूर किया जा सके। और आगे बहुनाभिकीय सिद्धांत, यानी कि जो शहर है उसमें बहुत सारे केंद्र होंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1945 में इरिस तथा उलमैन ने किया गया। इरिस तथा उलमैन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के विकास प्रतिरूप में केवल एक केंद्र ही नहीं बल्कि कई भिन्न नगरीय केंद्रों की वृद्धि होती रहती है। आगे देखिए,
अब हम लोग देखेंगे नगरीय भूमि उपयोग मॉडल व सिद्धांत। मतलब बर्गेस, होयट, हैरिस एवं उलमन के जो सिद्धांत है वो देखेंगे। इन सिद्धांतों को नगरीय विकास के सिद्धांत अथवा नगरीय भूमि उपयोग के सिद्धांत भी कहा जाता है। ये किसी आदर्श नगर के आंतरिक विन्यास का सामान्यकृत रूप प्रस्तुत करते हैं, यानी ये नॉर्मल रूप बताएंगे, सामान्य रूप। यद्यपि प्रत्येक नगर अपनी आंतरिक संरचना में वह अनूठा होता है। ऐसा नहीं है कि मॉस्को और दिल्ली दोनों एक हो जाए, बॉम्बे और शंघाई एक है, नहीं, बॉम्बे बॉम्बे है और शंघाई शंघाई है, दोनों की अलग अलग प्रकृति है। बॉम्बे बॉम्बे के रूप में जाना जाएगा, शंघाई शंघाई के रूप में जाना जाएगा। परंतु विभिन्न नगरों के अध्ययन से उनमें सामान्यकृत मेखलाओं की पहचान की जा सकती है। हम खोज सकते हैं कि चलो भाई दोनों सामान्य शहर है, कुछ तर्क दे सकते हैं। जैसे संकेंद्रीय वलय सिद्धांत मतलब क्या होगा? इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी समाजशास्त्री E.W. बर्गेस ने 1923 ईस्वी में किया था। बर्गेस का सिद्धांत अमेरिका के शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित है। कौन? तो शिकागो। इस सिद्धांत के अनुसार नगर के भीतर सीमित भूमि के लिए लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। सब जानते हैं कि जो शहर होता है उसका जो अंदर इलाका है, पड़ोस इलाका है, उसका दाम, उसकी ज़मीन का या फ्लैट का प्राइस बहुत हाई है, लेकिन जो जैसे जैसे शहर के बाहर जाएंगे आउटर इलाका में उसका प्राइस घटते चला जाता है। जिनकी क्रय शक्ति सबसे अधिक होती है वे सबसे वांछित स्थलों को अपने घरों या कार्य क्षेत्रों के रूप में उपलब्ध करने में सक्षम होते हैं। बर्गेस के अनुसार अतिक्रमण और अनुक्रमण का प्रक्रम, संकेंद्रण और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इन नगरों में जनसंख्या के नगर के किनारों से केंद्र की ओर स्थानांतरित होने के क्रम में होती है। यानी कि हर कोई चाहेगा कि शहर के हम अंदर चला जाए। इस प्रकार जब नगर के समृद्ध वर्ग जो अच्छी सुविधाओं को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं केंद्र के बाहर की ओर उपनगरीय क्षेत्र में बसने लगते हैं, वहां से रोज नगर में अपने आवास क्षेत्र में आवागमन करते हैं। बर्गेस के अनुसार किसी नगर का केंद्र से बाहर की ओर फैलाव और ये यानी यहाँ देखिए और ये रूप में 5 संकेंद्रीय वलयों के रूप में होगा, यानी इस तरह का ये पैरेलल होगा। सबसे देखिए बीच में क्या है, तो एक केंद्र है, उसका जो ट्रांजिशन जो क्षेत्र होता है, दूसरा होता है यह, तीसरा कामगार निवास का इलाका है पूरा यह, और संकेंद्रण क्षेत्र है यानी कि संक्रमण जो ट्रांजिशन क्षेत्र वहाँ पर कारखाना होगा। यानी पहले पॉश इलाका, केंद्र, सिटी, उसके बाद में कारखाना, कारखाना के बाद में क्या होगा, स्लम इलाका शुरू हो जाएगा, यानी कि इसमें कामगार निवास का मेखला और सबसे बाहर अभिगमन मेखला, यानी कि यहाँ पर बाईपास होगा और बाईपास के किनारे नए नए शहर जो विकसित होते रहेंगे। यह संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत है। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, पहला नगर का भीतरी भाग जो व्यापार, वाणिज्य और यातायात का केंद्र होता है, यानी कि इसमें मेट्रो होगा, बड़ी बड़ी ऑफिसें होंगी और बहुत बड़े बड़े घर होंगे। दूसरा संक्रमण क्षेत्र, यह मेखला CBD को चारों ओर से घेरे रहता है, यानी केंद्रीय सेंट्रल, CBD मतलब केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र की बात हो रही है। यह उसको चारों तरफ से कौन घेरा रहेगा, तो यह संक्रमण क्षेत्र। इसमें व्यापारिक, औद्योगिक एवं आवासीय उपयोग के क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें इस वलय के दोनों ओर वलयों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, इसलिए इसे संक्रमण यानी ट्रांजिशन क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश आवासीय भवन पुराने, छोटे व गंदे होते हैं तथा कुछ भागों में गंदी बस्तियां भी पाई जाती है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक स्तर निम्न होते हैं, तभी तो उनको अच्छा फ्लैट नहीं मिला है, तो वो शहर के भी बाहर ही इंतजार वेटिंग में है। स्वतंत्र कार्यशील व्यक्तियों के घरों का वलय, यहाँ पर रहने वाले कार्यशील व्यक्ति वास्तव में दूसरे वलय में रहने वाले लोग होते हैं जो वहाँ की बिगड़ती स्थिति के कारण तीसरे वलय में रहना पसंद करते हैं। यानी कि टाउन छोड़ दिए, टाउन के बाहर कम पैसा था इसलिए वहाँ पे ज़मीन खरीद कर अपना घर बना लेंगे। श्रेष्ठतम रिहायशी मकानों का वलय, जहाँ मध्यम श्रेणी के लोगों का निवास होता है। मध्यम श्रेणी के अलावा इस वलय में सफ़ेद पोश कर्मचारी
तथा व्यवसायिक लोग भी रहते हैं। यहाँ एक परिवार वाले आवासीय भवन तथा उच्च श्रेणी के फ्लैट वाले भवन भी मिलते हैं। आगे देखिए, अभिगमनकर्ताओं की पेटी, यानी कि ये रोज आएंगे जाएंगे, यानी नगर के इस क्षेत्र में तीव्र यातायात साधनों की सुविधा के साथ उच्च श्रेणी के रिहायशी मकान देखने को मिलते हैं। इसमें आवासीय क्षेत्र नियमित न होकर बिखरे हुए होते हैं। यहाँ निवास करने वाले अधिकांश व्यक्ति दिन में काम करने के लिए CBD यानी केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र में रोज आते हैं जाते हैं, और यानी कि दिन में आएंगे और रात्रि को लौट जाएंगे। अतः इन्हें शयन नगर भी कहते हैं, यानी रोज CBD में आएंगे और चले जाएंगे। क्लियर है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। अब खंड सिद्धांत दूसरा है। 141 अमेरिकी नगरों के आंकड़ों के आधार पर होमर होयट ने 1939 में नगर के विकास एवं भीतरी बनावट पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बर्गेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत में संपूर्ण नगर को एक वृत्त के रूप में तथा उसके केंद्र से विभिन्न दशाओं में अरीय प्रतिरूप पर विकसित क्षेत्रों को खंड कहा गया है। प्रमुख परिवहन मार्गों के सहारे खंडीय विकास के कारण नगर का परिरूप कैसा होगा, तो पैटर्न तारानुमा हो जाएगा, स्टार्ट सिटी हो जाएगा। यहाँ होयट के अनुसार एक ही तत्व किराया भवनों की कई विशेषताओं को प्रकट करता है। उन्होंने पाया कि नगर में सर्वाधिक किराया के क्षेत्र नगर में एक या अधिक खंडों में स्थित होते हैं तथा विभिन्न दिशाओं में इन खंडों से दूरी बढ़ने पर आवासों के किराए क्रमशः कम होते हैं। आवासीय क्षेत्रों के भीतर केंद्र के पास पुराने आवास तथा बाहर की ओर नए आवास देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक आय वर्ग के लोग सबसे अधिक क्रय शक्ति रखते हैं तथा नगर के सर्वोत्तम क्षेत्रों में बस जाते हैं। जिसको पैसा, यानी पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है, जिसको पैसा है वो जहाँ चाहेगा वहाँ कीन के बस जाएगा। इसी प्रकार औद्योगिक खंड में केंद्र की ओर पुराने उद्योग अथवा ऐसे उद्योग पाए जाते हैं जो अपनी क्रिया बदलने वाले होते हैं, जबकि बाहर की ओर नए और विस्तारित उद्योग पाए जाते हैं। हाइट के अनुसार नगर में 5 प्रकार के खंड पाए जाएंगे। पहला, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र CBD, उसके बगल में मतलब केंद्र हो गया CBD। दूसरा, थोक व्यापार एवं हल्का विनिर्माण क्षेत्र। तीसरा, निम्न श्रेणीय आवासीय क्षेत्र। और चौथा, मध्यम श्रेणीय आवासीय क्षेत्र। और पांचवा होगा उच्च श्रेणी आवासीय क्षेत्र होता है। इन्होंने इसको 5 भाग में बांट दिया, लेकिन यह खंड है जो हम इसे पहले बता रहे हैं। इस तरह का वलय का सिद्धांत कौन दिया, तो इन्होंने दिया था वलय का सिद्धांत। क्या नाम था इनका, संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत। तो बर्गेस महोदय ने, क्या नाम है इनका पूरा, तो EW बर्गेस। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, खंड सिद्धांत, यानी होमर होयट का सिद्धांत है। तो इसमें क्या है, खंड के रूप में होगा, यानी इस तरह से होगा, लगेगा जैसे कि कोई पवन चक्की है यार। इसमें CBD तो केंद्र में ही होगा और उसके बाद का जो इलाका है यह ट्रांजिशन क्षेत्र, यह भी बीच में होगा। लेकिन उसके बाद इस तरह से इनके इलाका है, यह दूसरा नंबर इधर है, तीसरा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चौथा इधर है और पांचवा इधर है। यानी पॉश इलाका कुछ खास जगह पर होगा और संक्रमण क्षेत्र तो बीच में ही है, और कंपनी कारखाना होगा इधर भी हो सकता है, झुग्गी झोपड़ी यहाँ भी हो सकता है। यही इलाका है। आगे बढ़ते हैं। और मान मॉडल, बर्गेस के केंद्रीय वलय सिद्धांत एवं होयट के खंड सिद्धांतों को देखते हुए उन दोनों को मिलाकर तथा संशोधन कर नवीन रूप में मान महोदय ने, याद कीजिए मान महोदय, मान मतलब इनका पूरा नाम क्या हो गया, तो मान मॉडल नाम ही इनका मान। उनके अनुसार किसी नगर में भिन्न भिन्न प्रकार के आवासीय विकास वलयों के रूप में नहीं बल्कि विभिन्न भागों में होते हैं। उन्होंने स्थानीय वायु दिशा के कारक को ध्यान में रखा और बताया कि नगर के पश्चिमी भाग में वायु अधिक शुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्ली चलता रहा होगा, तभी तो पश्चिम शुद्ध है। लेकिन जहाँ पर अगर पूर्वीय हवा बहेगी पूर्वा, तो क्या वहाँ पर तो पूर्व का इलाका ही शुद्ध होगा। अतः सर्वोत्तम आवासीय क्षेत्रों का विकास भी इसी दिशा में होगा। इसका कारण उन्होंने बताया कि नगर के पूर्वी भागों में उद्योगों की स्थापना होती है, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के आवासीय क्षेत्र का विकास होता है, यानी कि श्रमिक को कहाँ बसा देंगे, यह शहर के पूर्वी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र में हाई प्रोफाइल लोग यानी पॉश इलाका होगा। तो मान मॉडल का प्रारूप इस तरह से है, यानी इसमें 1 नंबर 2,
3 इस तरह का ये वाला सिद्धांत है, और इसको भी इन्होंने फिर ट्रैक और सेक्टर में बांट दिया, यानी कि यह ट्रैक था और यह सेक्टर हो गया। और बहुनाभिकीय सिद्धांत, तो वर्ष 1945 में हैरिस तथा उलमन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के विकास प्रतिरूप में केवल केंद्र ही नहीं वरन कई विभिन्न नगरीय केंद्रों की वृद्धि होती है। इन्हीं केंद्रों या नाभि के चारों ओर एक ही प्रकार के भूमि उपयोग से कई क्षेत्रों का समूहीकरण हो जाता है। यानी पहले छोटे छोटे इस तरह से शहर बसेंगे, और यही जब बड़ा होगा, अब देखिए बड़ा होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को टच कर जाएगा, यानी संक्रमण क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और यह एक बहुत बड़ा शहर हो जाएगा। नगर में नाभिकों या केंद्रों की संख्या एक नगर से दूसरे नगर में भिन्न होती है, जो कि ऐतिहासिक विकास तथा अवस्थिति शक्तियों का परिणाम होती है। नगर जितना बड़ा होगा उसमें उतने ही अधिक एवं विशिष्ट केंद्र मिलेंगे। यहाँ देखिए इस तरह का केंद्र हो जाएगा। एक में केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है यहाँ पर, तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र CBD कहाँ है, तो यह केंद्र में है। दूसरा थोक व्यापार एवं हल्का विनिर्माण क्षेत्र दूसरे नंबर में यहाँ पर आ गया। निम्न श्रेणी आवासीय क्षेत्र है, तो निम्न श्रेणी यह भी थोक से ही लगा होगा। चौथा मध्यम श्रेणी आवासीय क्षेत्र, यह बड़ा इलाका होगा, मध्यम श्रेणी सबसे अधिक लोग होते हैं। छठा पाँचवा उच्च श्रेणी आवासीय क्षेत्र, तो यह पॉश इलाका किसी शहर में एक खास साइड में ही होता है। और भारी उद्योग क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया होगा एक, तो वह भी शहर के एक साइड में होगा। बाहर अवस्थित व्यापारिक क्षेत्र, तो एक व्यापारिक क्षेत्र भी होता है, पॉइंट होता है। बाहर अवस्थित व्यापारिक क्षेत्र आवासीय उपनगर, यानी एक शहर हो गया उसका एक बगल में उपनगर भी होगा, सैटेलाइट टाउन, तो यह 8 नंबर में है। और औद्योगिक उपनगर, यानी 6 उद्योग था तो उसका भी एक उपनगर होगा। क्लियर। इन्होंने 9 भागों में यानी हैरिस और उलमन का बहुनाभिकीय सिद्धांत के आधार पर इन्होंने नगर को 9 भागों में बांटा, यानी कि 9 क्या है, तो केंद्र है। नाभिकों के निर्माण में कारकों का योगदान, नगरों में पृथक पृथक नाभि तथा उन पर निर्भर भूमि उपयोग कटिबंधों का बनना 4 कारकों के संयोजन का परिणाम होता है। कुछ क्रियाओं को विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ जैसे खुदरा व्यापार का क्षेत्र नगर में यातायात की दृष्टि से अधिकतम सुगम्यता या पहुंच वाले बिंदु के पास बंदरगाह है, अनुकूल जलागर के निकट तथा विनिर्माण उद्योग क्षेत्र भूमि के बहुत बड़े भाग और जल या रेल मार्ग से संबंध होने जैसी सुविधाओं पर ही विकसित होते हैं। कुछ क्रियाएं एक साथ पाई जाती हैं क्योंकि उन्हें संबद्धता से लाभ प्राप्त हो। उदाहरणार्थ जैसे वित्तीय संस्थान यानी बैंक एवं कार्यालय, कोई ऑफिस है, कोई कंपनी का ऑफिस है, क्योंकि इसको पैसा लेन देन करना हो, लोन लेना हो, कोई भी काम हो, ये आसपास में होंगे। यातायात एवं संचार व्यवस्था सब एक ही जगह होगा, तब ना ये सब काम करेंगे। कुछ भिन्न प्रकृति की क्रियाएं एक दूसरे के लिए हानिकारक होगी, जैसे एक विद्यालय बगल में बना दीजिए, वहाँ पर सिनेमा घर, बगल में दारू का भट्टी खोल दीजिए और पीछे उसके बहुत बड़ी चिमनी वाला एक कारखाना बना दीजिए, क्या सब एक है? बीच में स्कूल का क्या होगा? इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र एवं खूब बड़ा पॉश इलाका है, उसके चारों तरफ से शहर उद्योग बसा दीजिए। उच्च श्रेणी आवासीय क्षेत्रों का विरोधाभास सर्वविदित है और यह आपको शहरों में देखने को मिलेगा। कुछ क्रियाएं सर्वाधिक वांछनीय स्थलों को का ऊंचा किराया या मूल्य देने में समर्थ होते हैं, अतः ये उच्च किराया वाले क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं, जैसे कि विशिष्ट दुकान, यानी कि शहर होता है, शहर का कोई एक सिटी टाउन होता है। अब आगे देखिए मेगा सिटी की अवधारणा। तो मेगा सिटी वह महानगर होता है जिसकी जनसंख्या मुख्य नगर या उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो जाए, तो वह मेगा सिटी है। इसमें उपनगरों एवं शहरों के समीप ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां लोग स्वच्छ तथा खुले क्षेत्र की ओर अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन जीते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य हेतु आते जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2014 के अनुसार मेगा सिटी वह नगर होता है जहां 10 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2017 में जारी सूची में विश्व में कुल 47 मेगा सिटी थे। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला शीर्ष 3 मेगा सिटी कौन? पहला टोक्यो 3 करोड़ 81 लाख, दूसरा संघाई 3 करोड़ 40 लाख, तीसरा जकार्ता 3 करोड़ 5 लाख। विश्व ये सब थे, 3 बड़े थे।
विश्व के कुल 47 मेगा सिटी में एशिया के 31 हैं, उत्तर अमेरिका के 3, दक्षिण अमेरिका के 5, अफ्रीका के 3 शहर और यूरोप के 5 मेगा सिटी शामिल हैं। और एशिया के सर्वाधिक मेगा सिटी में चीन के 15 और भारत के 6 मेगा सिटी का नाम आता है। अब मेगा सिटी का विकास कैसे होगा? मेगा सिटी शब्द का प्रयोग 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम वर्ष 1904 में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। आरंभ में यूनाइटेड नेशंस ने मेगा सिटी के संदर्भ में बताया कि 3 मिलियन यानी 30 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को मेगा सिटी कहा जाएगा, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 10 मिलियन से ऊपर कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 1800 ईस्वी में विश्व की मात्र 3% जनसंख्या नगरों व शहरों में रहती थी, जो वर्ष 1950 में केवल 83 शहर थे जहां मिलियन से लोग अधिक रहते थे। लेकिन आज देख लीजिए मेगा सिटी ही 47 है और प्रेजेंट में तो अभी और अधिक हो गया होगा। मेगा सिटी की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे मेगा सिटी में रोजगार के अवसर उन्नत अवसर उपलब्ध हैं, शिक्षा के बेहतर व गुणवत्तापूर्ण साधन उपलब्ध हैं, यानी कि हर कोई इलाज कराने कहाँ जाएगा? दिल्ली। पढ़ने कहाँ जाएगा? दिल्ली। अब बताइए, दिल्ली ही सब कुछ है। यातायात का साधन कहाँ उपलब्ध है? दिल्ली में मेट्रो है, एयरपोर्ट है, कनेक्टिविटी है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, एम्स है, सब कुछ दिल्ली में है। प्रधानमंत्री भी दिल्ली में है। आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में भी विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में रोजगार की बेहतर संभावना, जैसे गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पंचकुला, मोहाली, ये सब क्या हैं? तो दिल्ली के चारों साइड के छोटे छोटे शहर हैं। मानव के विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, नवीन प्रौद्योगिकी, नवाचार आदि के संबंध में शोध व विकास का भी उचित यहाँ प्रबंध होता है। वैश्विक शहर यानी न्यूयॉर्क, शंघाई। यहाँ देखिए, वैश्विक शहर एक ऐसा शहर होता है जो वैश्विक आर्थिक नेटवर्क का एक प्राथमिक नोड यानी केंद्र है। इसे वैश्विक शहर को विश्व शहर या अल्फा शहर या विश्व केंद्र भी कहते हैं। इसका अध्ययन शहरी अध्ययनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वैश्विक शहर को वैश्वीकरण के निर्माण सुविधा और रणनीतिक भौगोलिक स्थानों में वित्त और व्यापार की भौगोलिक प्रणाली के संचालन के महत्व के पदानुक्रम के अनुसार बनाया जाता है, जैसे न्यूयॉर्क, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो, ये सब क्या है? तो वैश्विक शहर है। अरब कंट्री में दुबई, भारत में बॉम्बे। वैश्विक शहर का निर्धारण कैसे होगा? तो वैश्विक शहर की स्थिति को लाभप्रद और वांछनीय माना जाता है। वैश्विक शहरों की पहचान व निर्धारण हेतु दुनिया के शहरों का निर्धारण कुछ मापदंडों के आधार पर किया जाता है। यदि कोई शहर अन्य शहरों की तुलना में 8 निर्माता व सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसका प्रभाव वैश्विक तथा अन्य क्षेत्रों के लिए आसान हो, तो वह वैश्विक शहर के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण मान्य होगा। वैश्विक शहर की रैंकिंग में शहरों का प्रारूप, कार्य प्रणाली में बदलाव तथा सेवा क्षेत्रों में तुलनात्मक वृद्धि से प्रारंभ करता है। इस प्रकार वैश्विक शहर की उपयोगिता वर्तमान की वैश्वीकरण के युग में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैश्विक शहर की विशेषताएं। वैश्विक शहर में प्रमुख विशेषताओं का होना आवश्यक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा उपलब्ध होना, जिनमें वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, बैंकिंग, मार्केटिंग आदि का सुचारू नेटवर्क हो आदि की उपलब्धता हो। मल्टीनेशनल कंपनी का जो ऑपरेशन हो वह उसका मुख्यालय हो मल्टीनेशनल कंपनी का। शेयर बाजार बड़े स्तर की वित्त संस्थानों का होना हो। व्यापार कार्य में बड़े स्तर का नेटवर्क होना, जिसका प्रभाव आसपास के चारों ओर स्थापित हो। बृहद स्तर के विनिर्माण केंद्र का होना, जिसमें पोर्ट और जहाज़ों के ठहरने तथा शिपयार्ड की उचित व्यवस्था हो। नवीन विचार, व्यापार व व्यवसाय, आर्थिक, सांस्कृतिक आधारित केंद्र होना हो। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की अधिकतम होना। संचार के नेटवर्क का जाल वैश्विक आधार पर उपलब्ध हो।